नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर कल दिनांक 17/12/2024 को फर्स्ट पेपर हुआ है, जिसका कोड था GEO 301 और सेकेंड पेपर 21/12/2024 को GEO पेपर कोड GEO 302 का होगा। तो आज हम उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। पेपर का नाम है सुदूर संवेदन के तत्व एवं भौगोलिक सूचना तंत्र, जबकि पेपर में इंग्लिश में दिया रहता है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुदूर संवेदन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो सुदूर संवेदन को अंग्रेजी में रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सुदूर संवेदन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? तो सुदूर संवेदन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1960 ईस्वी में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा कि सुदूर संवेदन एक ऐसी कला या विज्ञान है जो बिना किसी संपर्क के बारे में जानकारी प्राप्त करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फिस्चर महोदय। चौथा प्रश्न है, सुदूर संवेदन का क्षेत्र है? तो सुदूर संवेदन का क्षेत्र ये सभी हैं: भूविज्ञान, मानचित्र कला, मौसम विज्ञान। पांचवा प्रश्न है, सुदूर संवेदन का उद्देश्य है? तो सुदूर संवेदन का उद्देश्य उपर्युक्त सभी है: पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन का ज्ञान अर्जित करना, जैव विविधता के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाना, और तीसरा है अगम्य तथा दुर्गम क्षेत्रों का प्राथमिक मानचित्रण करना। अगला प्रश्न है, प्रकाश के दोलन घटक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है? तो यह गतिमान होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की विशेषताएं हैं? तो यह सभी हैं: तरंग दैर्घ्य, तरंग आवृत्ति और तरंग वेग, ये सभी। चौथा प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब लैम्ब्डा। इसका चिन्ह देख लीजिए आप लोग, क्योंकि पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन आंकड़ों में कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं? तो सुदूर संवेदन आंकड़ों में सूचनाएं संग्रहित धरातलीय और स्पेक्ट्रल, अ एवं ब दोनों। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के उपभागों के लिए किन बैंडों का प्रयोग हुआ है? तो दृश्य प्रकाश के उपभागों के लिए हरा, नीला, लाल, हरा, ये सभी बैंडों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बैंड हैं? तो ये सभी हैं: स्पेक्ट्रल, मध्यम, तापीय, अवरक्त, ये सभी। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन के चरण हैं? तो सुदूर संवेदन के चरण ये सभी हैं: धरातल से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण, सूर्य से धरातल को ऊर्जा का संप्रेषण, अवशोषण तथा प्रसार, आंकिक प्रतिकृतियों का अध्ययन, नियोजन व प्रबंधन में प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन की अवस्था है? तो सुदूर संवेदन की कुल 7 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन की अवस्था है? कौन कौन सी अवस्था है? 7 अवस्थाओं में से कुछ के नाम दिए हुए हैं। तो अनुप्रयोग, ऊर्जा स्रोत, प्रतिबिंब, प्रकरण एवं विश्लेषण, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन की प्रक्रिया है? तो सुदूर संवेदन की प्रक्रिया आंकड़े अर्जित करना, आंकड़ा विश्लेषण, अ एवं ब दोनों होगा। अगला प्रश्न है, TM लिलीसेंट एवं RW काइफर ने आंकड़ा अर्जित करने की प्रक्रिया को कितने रूपों में विभाजित किया है? तो TM लिलीसेंट एवं RW काइफर ने आंकड़ा अर्जित करने की प्रक्रिया को कुल 5 भागों में विभाजित किया है, 5 रूपों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है,
आंकड़ा विश्लेषण के तत्व हैं। तो आंकड़ा विश्लेषण के तत्व आंकड़ा, उत्पाद, व्याख्या, विश्लेषण, उपयोगकर्ता, उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म के प्रकार हैं। तो यह सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म के प्रकार भू आधारित, अंतरिक्ष आधारित और वायुमंडलीय आधारित, उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म कुल 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म के लाभ हैं। तो वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म के लाभ उच्च विभेदन, पुनरावृत्ति उड़ानें, सूक्ष्म सर्वेक्षण, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ब होगा, सन 1962 में। अगला प्रश्न है, उपग्रह के प्रकार हैं। तो उपग्रह के प्रकार प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं उपग्रह। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदक है। देखिए थोड़ा कट गया है। सुदूर संवेदक है। तो सुदूर संवेदक हवाई कैमरे, लघु तरंग संवेदक और बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, हवाई कैमरे कितने प्रकार के होते हैं। तो हवाई कैमरे कुल 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक के प्रकार हैं। तो बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक के प्रकार अ एवं ब दोनों, क्रॉस ट्रैक क्रमवीक्षक और एलॉन्ग ट्रैक क्रमवीक्षक अ एवं ब दोनों। अगला प्रश्न है, विभेदन के प्रकार होते हैं। तो विभेदन के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, लघु तरंग संवेदक के प्रकार हैं। तो लघु तरंग के संवेदक के प्रकार प्रतिबिंबकारी संवेदक, सक्रिय तथा निष्क्रिय संवेदक अ एवं ब दोनों। अगला प्रश्न है, रडार प्रणाली में विभेदन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन द, ये सभी भूमि विभेदन, प्रसार विभेदन, अजीमुथ विभेदन। अगला प्रश्न है, रडार प्रतिबिंबों के लाभ हैं। तो रडार प्रतिबिंबों के लाभ लिनियामेंट की पहचान, क्षेत्रीय अन्वेषण, तिर्यक प्रदीपन, ये सभी। अगला प्रश्न है, आंकिक प्रतिकृति पहचानों तथ्यों की पहचान कैसे की जाती है। तो आंकिक प्रतिकृति तथ्यों की पहचान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से DN मूल्य 0.255 के आधार पर प्रतिबिंब एवं मानचित्र में तुलनात्मक अध्ययन करके अ एवं ब दोनों। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब के प्रकार हैं। तो प्रतिबिंब के फोटोग्राफिक फिल्म आकार और आंकिक आकार अ एवं ब दोनों। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब प्रकरण की तकनीकें हैं। तो प्रतिबिंब प्रक्रमण की तकनीकें प्रकाशीय, आकाशीय, फोटोग्राफिक, ये सभी हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रतिबिंब प्रक्रमण की कितनी विधियां हैं। तो प्रतिबिंब प्रक्रमण की कुल 2 विधियां हैं। आगे एक वीडियो मैं और बनाऊंगी जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकेंगे और आपके पेपर में ये आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।